अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक है ना पंजाब बोर्ड में फ़िज़िक्स की, इसका चैप्टर 3 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे में पहला जो इसका क्वेश्चन है, 2 आइस स्केटर्स weighing 60 kg and 80 kg push off against each other on a frictionless ice track. The 60 kg skater gains a velocity of 4 meter per second. Considering all the relevant calculations, explain how Newton's third law applies to this situation. तो दो आइस स्केटर्स हैं जो स्केटिंग कर रहे हैं ना आइस पे, तो इनमें से दोनों का जो वज़न है वो भी बताया गया है, एक 60 kg और दूसरे का 80 kg। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, रगड़ इसको कहते हैं, से आइस ट्रैक जो है वो बिल्कुल पाक है, मतलब उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, रगड़ जो है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब स्लिपरी है तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं। तो 60 जो kg वाला स्केटर है 4 मीटर पर सेकंड की ना वेलोसिटी जो है उससे वो मूव कर रहा है। तमाम जो मुतल्लिका कैलकुलेशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ना न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसकी सूरत हाल पर बताना कि वो कैसे इस पे इत्तलाक होता है ना, उसका वो कैसे अप्लाई होता है। तो इसका जो आंसर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बताता है कि हर अमल का ना रद्द अमल बराबर होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ होती है, मुखालिफ होती है, ऑपोजिट होती है। व्हेन द 60 kg स्केटर पुशेस द 80 kg स्केटर, तो जब 60 kg वाला स्केटर जो है वो 80 kg वाले स्केटर को धकेलता है ना, पुश करता है, पुशेस बैक, तो क्या होगा कि इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा कि दोनों की ऑपोजिट होंगी लेकिन इक्वल फोर्सेस होंगी। तो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये जो लॉ है ना मोमेंटम के उसूल के मुताबिक कि 60 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, और क्योंकि सेकंड वाले की वेलोसिटी हमें फाइंड नहीं है तो उसको v2 को ऐसे ही लिखेंगे 80 के साथ। तो इसको जो 60 मल्टीप्लाई 4 है ना, इसको 0 की तरफ मूव कर ले तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो लास्ट में ना 80 को 60 मल्टीप्लाई जो 4 है ना उसके नीचे 80 को लिख के डिवाइड कर दें तो -3 इसका आंसर आएगा। द नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो माइनस आया है ना 3 के साथ आंसर में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनफ्लेटेबल एयरबैग्स आर installed in vehicles as safety equipment in terms of momentum. What is the advantage of airbags over seat belts? तो गाड़ियों में ना ये जो एक तरह से हिफाजती तौर पर इनफ्लैट एयरबैग्स लगाए जाते हैं, तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग ना बताना है कि सीट बेल्ट के मुकाबले में ना एयरबैग का क्या फ़ायदा है। तो इसका जो आंसर है, एयरबैग्स इंक्रीज द स्टॉपिंग टाइम ड्यूरिंग कोलिजन। तो एयरबैग क्या करते हैं, जब टकराव होता है ना, तसादुम होता है, यानी कोई हिट करती है गाड़ी या कोई एक्सीडेंट के दौरान, तो इसके रुकने का वक्त बढ़ा देता है। यानी बीच में जब वो एयरबैग आ जाएगा तो जो टकराव है ना, मतलब बॉडी के साथ उस चीज़ का, तो उसका जो आपस में टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो सिंस F इज इक्वल टू del P/T, तो लॉन्गर टाइम मीन्स लेस फोर्स ऑन पैसेंजर। तो ज़्यादा ये जो F इज इक्वल टू P/T है ना, तो ये जो डिवाइड में T लिखा हुआ है ना टाइम, इट मीन्स टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतनी ही कम फोर्स जो है वो पैसेंजर को लगेगी या जो जिसको हिट हुई है ना गाड़ी वगैरह। तो दिस रिड्यूसेस इंजरी रिस्क सिग्निफिकेंटली। इससे क्या होगा, जब वक्त ज़्यादा होगा तो देर से हिट होएगी, यानी बीच में वो बैग जब आ जाएगा तो इससे चोट का जो खतरा है वो नुमाया तौर पर कम हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट, द हॉर्स आर्ग्यूज अकॉर्डिंग टू Newton's third law, whatever force I exert on the cart will exert an equal and opposite force on me. Since the net force will be zero, therefore I have no chance to accelerate pulling the cart. What is the wrong with this reasoning? तो एक घोड़ा जो है गाड़ी खींचने से इनकार कर देता है, तो घोड़ा जो है उसकी दलील ये है कि न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक ना, तीसरे लॉ थर्ड लॉ के मुताबिक मैं गाड़ी पर जो कुव्वत लगाऊंगा गाड़ी भी मुझ पर उतनी ही कुव्वत लगाएगी ना, ऑपोजिट फोर्स। तो इस तरह क्या होगा कि जो टोटल फोर्स है एक दूसरे के ऑपोजिट अगर साइड पे लग रही है तो टोटल उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो लिहाजा मेरे लिए गाड़ी को खींचना जो है या उसको मूवमेंट देना नामुमकिन होगा। तो ये जो वाली उसमें आर्गूमेंट है, दलील जो दी गई है, तो उसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है?
द हॉर्स मिस्टेक इज अज्यूमिंग द फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो मिस्टेक तो ये है कि वो समझते हैं ना कि दोनों जो फोर्सेज हैं वो एक ही चीज़ पर लग रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। द एक्शन हॉर्स पुशिंग ग्राउंड ना, तो एक्शन क्या होगा जब हॉर्स जो है वो पुश कर रहा होगा ना, धक्का दे रहा होगा ज़मीन को, एंड रिएक्शन क्या होगा ग्राउंड पुशिंग हॉर्स, तो ग्राउंड जो है वापस पुश करेगा हॉर्स को। एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन डिफरेंट जगह पे हो रहा है और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट जगह पे। तो दीज फोर्सेज डोंट कैंसल आउट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। अलाउइंग द हॉर्स टू पुल द कार्ट, तो यही वजह बनती है कि घोड़ा जो है उसको खींच लेगा गाड़ी को ना, कार्ट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट हाई अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल ही और शी ड्रॉज हैंड्स बैकवर्ड वाइड। तो जब क्रिकेट बॉल की जो है वो उसको ऊंचाई पे ना हिट किया है, ऊपर की तरफ शॉट मारी हुई है, तो फील्डर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो गेंद को पकड़ते वक्त वो अपने हाथ पीछे की तरफ क्यों कर लेता है, यानी जब उसको कैच करता है तो कैच के दौरान अपने हाथों को पीछे क्यों कर लेता है। तो इसका जो आंसर है मूविंग हैंड्स बैकवर्ड इंक्रीजेस स्टॉपिंग टाइम, तो जब हाथ पीछे की तरफ खींचने से ना जो रुकने का वक्त है वो बढ़ जाता है। फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई टी मोर टाइम मीन्स लेस इम्पैक्ट फोर्स, तो ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वक्त का मतलब है कि असरअंदाज होने वाली जो कुव्वत है ना, इफेक्टिव जो फोर्स है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी बॉल जो हिटिंग है उसकी फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी बैकवर्ड मूवमेंट से। तो दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ इंजरी, तो इससे इंजरी का चांस जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑनटू द रिवर बैंक व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द वाटर एक्सप्लेन। तो जब कोई छोटी कश्ती है उससे दरिया के किनारे पर छलांग लगाता है, तो छलांग लगाते वक्त ना अक्सर पानी में क्यों गिर जाते हैं, तो इसकी वजाहत करनी है। व्हेन पुशिंग ऑफ द बोट द जंपर एक्सर्ट फोर्स बैकवर्ड, तो जब कश्ती पर धकेलते हुए ना छलांग लगाने वाला जो पीछे की तरफ ना वो कुव्वत लगाता है, तो इससे क्या होगा द बोट पुशेज फॉरवर्ड, तो बोट जो है वो उसको आगे पुश करेगी रिएक्शन के तौर पे, तो मेकिंग द जंपर लूज बैलेंस, तो इससे क्या होगा कि जंप करने वाले का बैलेंस जो है वो लूज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका तवाज़ुन जो है बिगड़ जाएगा, यानी इम्बैलेंस हो जाएगा। दिस ऑफन काजेज फॉलिंग इनटू वाटर, तो इसकी वजह से अक्सर पानी में गिरने का वाक़या पेश आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन वैनिशेज सडनली फ्रॉम एवरीथिंग देन व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो तसव्वुर करें कि अगर ये फ्रिक्शन जो है ना रगड़ ये अचानक ख़त्म हो जाए हर चीज़ से, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात का मंजर क्या होगा। तो कोई सी भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो वॉकिंग वुड बिकम इम्पॉसिबल, जैसे चलना मुमकिन नहीं रहेगा ना अगर बिल्कुल फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा वी कुडंट होल्ड और ग्रिप ऑब्जेक्ट्स, तो हम कोई भी चीज़ जो है ना ही उसको पकड़ सकेंगे ना उसको थाम सकेंगे। ऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स वुड फेल, तो जितने भी ये निज़ाम नकलो हमल हैं मूवमेंट वाले, ये सब के सब नाकाम हो जाएंगे ना, रुक जाएगा सारा निज़ाम। फिर बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग वुड स्टॉप, तो ये जो लिखने जैसे का बुनियादी काम है ना, लिखना वगैरह, तो ये काम भी रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के ये कंप्लीटेड हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर, ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया गया है। अगर कोई सजेशंस हो या कोई मिस्टेक तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।